नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। पिछले कई चुनावों से बहुजन समाज पार्टी का जनाधार न सिर्फ सिकुड़ता जा रहा है बल्कि आज के दौर में पार्टी शून्य तक पहुंच चुकी है। 2022 विधानसभा चुनाव में एक सीट, 2024 लोकसभा चुनाव में सभी सीटों पर हार और अब विधानसभा उपचुनाव में तो बात जमानत जब्त होने तक पहुंच गई है। मायावती ने अपना वोट बैंक वापस हासिल करने के लिए कई जतन किए। पहले उत्तराधिकारी की घोषणा की, फिर खुद फ्रंट फुट पर आकर कमान संभालना, लेकिन कोई दांव कारगर साबित नहीं हुआ। बल्कि दूसरी तरफ चंद्रशेखर नए दलित नेता के तौर पर तेजी के साथ उभरते दिखे। अब मायावती ने बीएसपी को छोड़कर जा चुके नेताओं को पार्टी में वापस लाने की तैयारी की है। संभव है कि इसमें कुछ बागी दागी नेताओं की भी घर वापसी हो सकती है, लेकिन सवाल यह है कि क्या वजूद के सवाल पर हाथी की नई चाल कारगर साबित होगी और क्या मायावती चंद्रशेखर की काट ढूंढ पाएंगी? इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द करेंगे महाबहस। पहले ये रिपोर्ट। कि वो मंच पर आए और अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करें। सियासी वजूद का सवाल, हाथी की नई चाल। पहले लोकसभा चुनाव में पार्टी दागी और बागी नेताओं से दूरी बना रही थी, लेकिन अब अगर सूत्रों की माने तो एक बार फिर से इन नेताओं के लिए पार्टी के दरवाजे खुल गए हैं। बागी दागी के लिए मायावती का प्लान घर वापसी। मायावती जी अब इस देश में पास्ट हो चुकी हैं और जो अनुसूचित वर्ग के युवा हैं, महिलाएं हैं, बेटियां हैं, उन्हें लगता है कि जो काशीराम जी की तस्वीर है, वो काशीराम जी की तस्वीर अब पूरे देश को जो है वो माननीय अखिलेश यादव जी में दिखती है। पहले तो जनता से वो कटी, अपने कैडर से कटी। आज मायावती जी के पास नेताओं की कमी हो गई है, इसलिए मायावती जी फिर से उन नेताओं का आह्वान कर रही हैं। लेकिन मुझे लगता है कि मायावती जी जनता से सबसे पकड़ छूट चुकी है। अब चंद्रशेखर का दौर, दलित वोट किसकी ओर? बहुजन समाज पार्टी या दूसरे राजनीतिक दल सभी को अधिकार है, लेकिन लड़ाई 2027 की कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में होगी। जनता अब कांग्रेस की तरफ उम्मीदों से देख रही है। पहला प्रयोग उन्होंने आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित करके और उनको सारी पावर्स देके किया, लेकिन वो प्रयोग बिल्कुल सफल नहीं हुआ। इस बार उन्होंने खुद को और आकाश दोनों को विड्रॉ करके भी एक एक्सपेरिमेंट ही कहा जा सकता है किया, और वो भी सफल नहीं हुआ। तो अब मुझे लगता है कि उनके पास यही विकल्प बचा था। चंद्रशेखर के बढ़ते कद से मायावती परेशान। और वक्त महाबहस के सवालों का जिन पर फोकस है ये पूरी डिबेट। पहला सवाल, सियासी वजूद का सवाल, हाथी की नई चाल। अब ये जो घर वापसी प्लान बसपा का है, क्या वो वाकई कामयाब होगा? पूर्व में पार्टी को छोड़कर जा चुके नेता, काडर से मायावती की दूरी, आम जनता से मायावती की दूरी, अब पार्टी को ये नए तरीके से रिहाश करने की जो प्लानिंग चल रही है वो कितनी कामयाब होगी? बड़ी टेंशन ये भी है कि अब चंद्रशेखर का दौर, दलित वोट किसकी ओर? पश्चिमी यूपी में बहुत तेजी से चंद्रशेखर रावण की पार्टी बढ़ी है, उसका जनाधार बढ़ा है और हाल ही में जो लोकसभा चुनाव हुए उसके प्रदर्शन से यह साफ है कि वो भी एक बड़े दलित नेता के तौर पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में उभर रहे हैं। चंद्रशेखर के बढ़ते कद से मायावती परेशान। इन तमाम सवालों के इर्द गिर्द होगी आज की डिबेट। सबसे पहले हमारे साथ आलोक अवस्थी जी जुड़ रहे हैं, बीजेपी प्रवक्ता, मनीष सिंह जी हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, नावेद अयाज हमारे साथ हैं नेता बसपा, आपसे थोड़ी देर में जुड़ेंगे। रविंद्र भाटी जी हैं महासचिव एएसपी के, डॉक्टर परमवीर सिंह हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरुआत सबसे पहले आलोक अवस्थी जी आप ही से कर रहे हैं। वैसे तो बीते कई वर्षों की आप बसपा की राजनीति या उसके राजनीतिक एग्जिस्टेंस को उठाकर देखें तो अब उसकी पहचान ऐसी हो चुकी है कि जहां वो मैदान में आई, फायदा भाजपा को हुआ। मतलब कहीं ना कहीं वोटर भी दूर हुआ, उसके नेता भी दूर हुए और बहन जी मायावती भी जनता से डिस्कनेक्ट हुई, लेकिन वो बीजेपी के लिए तो फायदेमंद ही रहा। आलोक अवस्थी जी। 2024 के लोकसभा चुनावों में मायावती जी के कई कैंडिडेट्स की वजह से हमारे लिए परेशानी खड़ी हुई, लेकिन मायावती जी का जो स्टैंड है, जो उन्होंने कहा है कि हम पुराने लोगों के लिए दरवाजा खोल रहे हैं,
उस समय ये भी प्रश्न उठेंगे कि दरवाजे बंद क्यों किए गए थे। राजनीति लंबा जीवन जीने वाले व्यक्तियों को एकदम से शून्य पे ला के बाहर करके पार्टी से बाहर कर देती थी। किसी का भी राजनीतिक जीवन मायावती जी एक क्षण में जीरो कर देती थी, जबकि राजनीतिक कद बढ़ने में सालों लगते हैं। आप देखिए इस बार के उपचुनाव में मायावती जी की को हर सीट पर जमानत जब्त हुई है। लोकसभा के चुनाव में खाता नहीं खुल पाया उनका, और आप वहीं पे विधानसभा चुनावों में भी उनका प्रदर्शन जो है बहुत अच्छा नहीं रहा है। मुझे लगता है कि मायावती जी जनता से कट चुकी हैं, और आखिरी बार जनता के बीच में जनता के मुद्दों के साथ वो कब सड़क पर आई है शायद किसी को भी यह याद नहीं होगा। तो जब आप राजनीतिक जीवन में हैं, एक बड़ी पार्टी को आप संचालित करते हैं, तो जनता के मुद्दों पर जनता के साथ खड़े होकर के जब आप सामने आएंगे तो आपके फॉलोअर्स भी बढ़ेंगे, आपके नेता भी बढ़ेंगे, पार्टी भी बढ़ेगी। मायावती जी के साथ इस बात का अभाव रहा है। उनका जो मूल कैडर है उसका भी उनसे ध्यान भंग हुआ है, और वह सब अब अलग अलग पार्टियों का उन्होंने रुख किया है। भारतीय जनता पार्टी ने लगातार बाबा साहब अम्बेडकर के सिद्धांतों पर काम किया, उनसे जुड़े पंच तीर्थों की स्थापना करी, और लगातार हम जो है दलितों, वंचितों, शोषितों के पक्ष में बोलते रहे, करते रहे, और जो भी योजनाएं मायावती मोदी जी और की है। बसपा की जो राजनीतिक प्रेजेंस जिस भी स्तर की रही, तो उसके अलावा बाकी पार्टियों ने कोशिशें की हैं कि किस तरह वहां से वोटर अगर ऑप्शन खोजता है तो उसको अपनी पार्टी की तरफ लाया जा सके। समाजवादी पार्टी का रुख करेंगे। मनीष सिंह जी, घर वापसी प्लान बहन जी लेकर चल रही हैं, मतलब कुछ जो नेता पूर्व में बागी हो चुके हैं, कुछ जो दागी हो चुके हैं, जिनको डिसिप्लिन एक्शन के चलते निकाल दिया गया, कुछ ने खुद पार्टी छोड़ दी, जो किनारे चले गए। तो आप लोगों की कोशिश रही, बहुत से नेता समाजवादी पार्टी में आए, कुछ भाजपा के अंदर गए, तो आपकी कोशिश रही किसी तरह अपने पाले में ले आए, लेकिन अब बहन जी एक बार फिर से उठ खड़े होने को तैयार हैं। आस्था जी, बहुत माकूल सवाल आपने पूछा है। समाजवादी पार्टी 4 स्तंभों पर पूरी तरह से लोकतांत्रिक राजनीतिक कार्यों को करते हुए खड़ी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संवैधानिक विचार, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की जो समाजवादी नीतियां, सिद्धांत और उनके विचार थे, नेताजी के संघर्षों की जो समाजवादी पृष्ठभूमि है उस थाती को लेकर के, और श्री अखिलेश यादव जी की विकास परक जो समाजवादी नीति है उसको लेकर के आप जब इसको मूल्यांकित करेंगे और रेखांकित करेंगी तो आपको महसूस होगा कि असली जो बहुजन हितों की रक्षा किसी ने किया है तो समाजवादी पार्टी ने किया है। एक बात। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, मायावती जी ने किस परिस्थिति में इस तरह से निर्णय लिया कि आज उनकी पार्टी का यह हश्र हुआ, ये तो बेहतर बसपा जानती है, लेकिन हम लोग स्पष्ट तौर पे इस बात को मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पाले में ज्यादा खड़े होने का नतीजा है कि बहुजन समाज पार्टी धीरे धीरे सिकुड़ते सिकुड़ते आज इस स्तर पे आ चुकी है। सबसे बड़ी बात है जो हमारा पीडीए का पराक्रम था, पीडीए का जो पुरुषार्थ था, था, और हमारे बसपा के साथ चुनाव लड़ चुके, नतीजा भी देख चुके हैं आप उसका। जी जी, बिल्कुल 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 वाजिब आपने सवाल किया है। हमने एक गठबंधन जब बनाया था तो हमने एक सोचा था कि जो हमारी बहुजन आंदोलन की जो विचारों की बसपा के पास नीति है उसके साथ हम जब लड़ेंगे तो समाजवादी विचार और बहुजन विचार मिलकर के भारतीय जनता पार्टी की सांप्रदायिक विचार को हम लोग हरा देंगे। हम लोगों ने पूरी कोशिश किया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत आगे हद तक जाकर के समझौता किया, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की मुखिया ने उस काम को प्रतिफल नहीं दिया। हम उनको उस स्तर पर मदद किए, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने हमारा उस स्तर पर साथ नहीं दिया जो हमें उम्मीद और भरोसा था। लास्ट में सिर्फ इतनी बात हम कहना चाहते हैं आस्था जी कि बहुजन समाज पार्टी आज जो स्थिति है उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी को खत्म करने में कोई कोताही नहीं बरती है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र और संविधान को खत्म किया है उसी तरह से बहुजन समाज पार्टी को राजनीतिक पॉलिटिकल आकलन आपका हो सकता है, लेकिन इसके भीतर भी बहुत सारे सवाल मनीष जी आएंगे। एक सेकंड आलोक जी, आप जवाब देना चाहते हैं, लेकिन सबसे पहले बाकी लोगों का कमेंट ले लेते हैं। नावेद अयाज साहब हमारे साथ जुड़ गए, नेता बसपा। नावेद जी, क्या लग रहा है, बहुत देर कर दी आते आते? कांशीराम के बाद पोस्टर पर दलित नेता के तौर पर अकेले बहन जी मायावती का चेहरा होता था, आज चंद्रशेखर रावण स्क्रीन शेयर कर रहे हैं उनके साथ। देखिए, मीडिया पता नहीं क्यों इतनी जल्दी में है कि चंद्रशेखर रावण जी को स्क्रीन शेयर में, बहुजन राजनीति शेयर में, दलित शेयर में दिखाने की बहुत उत्सुकता में है। लेकिन हकीकत यह है कि हिंदुस्तान के प्लेटफॉर्म पर बहन कुमारी मायावती जी के कद के बराबर जो उत्तर प्रदेश, जो भारत का सबसे बड़ा सूबा है, उसमें 4 बार मुख्यमंत्री रही हों और साहब काशीराम जी के मिशन की पार्टी को पूरे देश में चला रही हूँ, और अभी पीछे
देश की तीसरे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा लगातार उनके पास रहा हो। बहन जी के कद के बराबर कोई भी दलित दल नहीं हो सकता। नावेद और जी, बहन ये जो आपने उपलब्धियां गिनवाई इनमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये बातें पूर्व की हो चुकी है। हम वर्तमान की परिस्थिति में खड़े हैं। आज जमानत जब्त हुई है उपचुनाव में, उससे पहले लोकसभा चुनाव में एक सीट नहीं आई, विधानसभा चुनाव में भी आप देख सकते हैं कितना निराशाजनक प्रदर्शन रहा। देखिए, राजनीति में अच्छा और बुरा टाइम और अच्छा और बुरा चुनाव दोनों राजनीति का पार्ट होते हैं। चंद्रबाबू नायडू जो अभी एनडीए का पार्ट है, अभी पीछे आप जाएंगे 2019 से पहले के दौर में वो सत्ता में नहीं थे। पार्टी की दशा आंध्र प्रदेश में उनकी अच्छी नहीं थी। उन्होंने अपनी नीतियों में परिवर्तन किया, अपनी कार्यशैली में परिवर्तन किया, और कार्यशैली के परिवर्तन का नतीजा था कि वो स्टेट में भी सरकार में लौटे। देखिए, एक बात को आप स्पष्ट तरीके से मान के चलिए, जब तक समाजवादी पार्टी और भाजपा में मुकाबला रहेगा, भाजपा को कोई उत्तर प्रदेश से नहीं हटा सकता। उत्तर प्रदेश से अगर भारतीय जनता पार्टी को हटाना है तो वो सिंगल लार्जेस्ट चेहरा जो है वो बहन कुमारी मायावती जी का है। बहन कुमारी मायावती जी पर अगड़ा समाज भी विश्वास करता है, पिछड़ा समाज भी विश्वास करता है। बहन लेकिन नावेद जी, जब इंडिया ब्लॉक को बनाया जा रहा था उस वक्त भी हमने चर्चाएं सुनी थी कि शायद कांग्रेस की तरफ से जो बात आप कह रहे हैं ऐसा कोई दांव रखा जा सकता है, लेकिन मुझे लगता है सहमति नहीं बन पाई। ये आप कह रहे हैं, लेकिन बहन जी को इंडिया गठबंधन में लाने के लिए किसी इंडिया गठबंधन के बड़े नेता का कोई फोटो, कोई बहन जी के साथ मीटिंग का या बहन जी को ऑफर देने का, या नीतीश कुमार जी ने इंडिया गठबंधन की मुहिम को शुरू किया था, क्या नीतीश जी गए या उनके बाद के कोई सीनियर लीडर गए जो बहन जी के कद के बराबर कद रखते हो? कोई किसी तरह की ऑफिशियल बातचीत नहीं है। हाँ, दलित राजनीति को खत्म करने के लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने ये भाजपा से मिलकर टाई अप कर गठबंधन किया और कहा कि बहन जी को बाहर रखेंगे तो सीबीआई और ईडी इसे और तमाम छापेमारी। चलिए, फिलहाल कुछ मुझे लग रहा है टेक्निकल ग्लिच है। हमारे बीच में रविंद्र भाटी जी भी हैं, महासचिव हैं आजाद समाज पार्टी के। रविंद्र भाटी जी, ठीक है, आपने बसपा की बात सुनी। वो लोग ये टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं, इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि एक दलित नेता के तौर पर चंद्रशेखर रावण का जिक्र क्यों आता है। उसके लिए वो मीडिया को जिम्मेदार मान रहे हैं। देखिए, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी, जिन्होंने पिछले 8 वर्षों में अपने संघर्ष के दम पर पूरे देश के अंदर बहुजनों की आवाज को उठाकर जहां पर जुल्म ज्यादती होती थी वहां पर जाकर आंदोलन किए, न्याय दिलाए, और आजाद समाज पार्टी के रूप में जनता के सामने एक विकल्प रखा। धन्ना सेठों की राजनीति खत्म करके एक गरीब का बेटा भी, एक झोपड़ी में रहने वाला भी कोई व्यक्ति एमपी एमएलए बन सकता है, सांसद बन सकता है। वो ठीक है रविंद्र जी, लेकिन यही बातें तो बहन जी इतने साल से कहती रही हैं। एक दलित लीडर के तौर पर उनका चेहरा स्थापित हुआ। देखिए, बहन जी ने अपने समय में कार्य किए, अच्छे कार्य किए, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन आने वाला दौर आजाद समाज पार्टी का है। और जो बाबा साहब और मान्यवर काशीराम साहब की विचारधारा को यदि कोई देश में आज आगे बढ़ा रहे हैं या ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं तो आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी हैं। हम किसी पार्टी को बढ़ाने या घटाने नहीं आए हैं। हम सड़क से और संसद तक अपने काम के दम पे, अपने संघर्ष के दम पे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पूरे देश के अंदर जो बहुजनों में नई लहर पैदा की है, जो विपक्ष की भूमिका भी और पार्टियों को निभानी चाहिए, वो आजाद समाज पार्टी चाहे संसद के अंदर हो चाहे सड़क के अंदर, हर जगह विपक्ष की भूमिका निभा रही है। और जो आजाद समाज पार्टी में आपसे कहना चाहूंगा, रविंद्र जी, अब क्या होता है कि जो दलित वोटर है उसके अभी तक ये माना जाता था कि वो बहन जी या बहुजन समाज पार्टी के प्रति पूरी तरह से समर्पित है, वो जनता के बीच में जाएं ना जाएं, वो केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस करें या वो एक आधा भाषण संबोधित करें, वो दलित वोटर जो है वो सीधे बसपा से जुड़ जाता है। लेकिन अब आप लोग मैदान में हैं तो कहीं ना कहीं दलितों के पास भी ये दो ऑप्शन है और फिर ये भी सोचना है कि कौन किसके साथ जाएगा या कौन किसके वोट काटेगा। आपस में आप एक दूसरे के वोट काटेंगे। हाँ, देखिए, लोकसभा के चुनाव में हमारी पार्टी एक नगीना सीट से और एक डुमरियागंज सीट से, हमने 2 सीट से चुनाव लड़ा। एक सीट को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जीत के लोकसभा के अंदर गए, दूसरी सीट पर हमने 86,000 वोट प्राप्त किए। तो कौन कौन किसके वोट काट रहा है, हम स्वर ना देख के हम अपने काम पे फोकस किए हुए हैं। हमारा काम है जनता के मुद्दों को उठाना, जनता की लड़ाई लड़ना और जो वंचित सोच। लेकिन कुल मिलाकर ये है कि दलित वोटर्स के पास एक सोच जाती है,
दलित लीडर या दलित चेहरे की अगर बात आती है तो वहां पर बहन जी भी हैं और वहां पर अब आप भी अपनी राजनीति कर रहे हैं। डॉक्टर परमवीर सिंह जी हमारे बीच में, राजनीतिक विश्लेषक, उन्हीं से इस पर कमेंट लेते हैं। परमवीर जी, 2007 से लेकर 2022 तक की अगर बात करें तो बहुजन समाज पार्टी का जो वोट शेयर है वो 30% से ऊपर हुआ करता था 17 में, और वो आधे से भी कम 2022 पहुंचते पहुंचते यानी 12% के आसपास आकर के अटक गया। और मैदान में अब एक तरफ दलित लीडर के तौर पर बहन जी स्थापित हैं तो चंद्रशेखर रावण भी मजबूती से उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। तो अब आपको क्या लग रहा है, जो ये दलित वोटर है वो कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रतिशत ऐसा है जो फ्लोटिंग फॉर्म में हो सकता है कि कौन किसकी तरफ जाएगा, किसके समीकरण किसके साथ बैठेंगे? आप कैसे देख रहे हैं इसका राजनीति पर असर? देखिए, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना चाहूंगा इसका। जब बीएसपी का वोट 30% तक बढ़ा, वो अपने चरम पर थे, तो उसका मतलब ये नहीं था कि 100% दलित वोटर मायावती जी के साथ था। ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। और जिस दलित की लड़ाई मायावती जी ने लेकिन परमवीर जी, ये तो कहा जाता था ना कि 1% है, एक मिला जुलाकर डबल डिजिट का एक फिगर है जो केवल बहन जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाषण देने भर से उनके साथ खड़ा हो जाता है। आस्था जी, वास्तव में था, ऐसा समय था। ये कांशीराम जी ने जब पार्टी शुरू करी थी तो उस समय केवल ये दलितों के चिंतन के हिसाब से पार्टी शुरू करी, उनके अधिकारों के लिए करी। लेकिन मायावती जी ने जो आके उसमें ऐड किया था, वो सर्व समाज की जब राजनीति करने लगी तो उनके साथ बहुत बड़ा फैक्टर सारे समाज का जुड़ा था। उनके 30% से ऊपर उनका वोट शेयर गया। लेकिन अभी हो क्या रहा था, ये कंफ्यूजन वाली बात होती है कि हम सोचते थे कि एक बहुत छोटा सा वोटर परसेंटेज होता है जो केवल दलित के चेहरे के रूप में मायावती जी को या चंद्रशेखर आजाद जी को देखना चाहता है। ऐसी बात नहीं है, चीजों में बहुत फर्क आया है, बहुत पानी निकल गया है पुल के नीचे से। अब अपने अधिकार के लिए किसी को, अगर मान लीजिए पुराने जमाने में क्या होता था, दलित सोचता था कि मेरे को थाने में काम है, कचहरी में काम है, किसी नेता को लेके जाऊं। लेकिन अब वो स्थिति वैसी नहीं है, मतलब कोई जाए तो सुनवाई होती है, कोई चीज एम्पावरमेंट आया है। हो क्या रहा है, मायावती जी के राजनीति में कभी भी वैक्यूम नहीं रहता है। कोई जगह खाली होती है तो उसकी जगह लेने के लिए कोई दूसरा आ जाएगा। अब जैसे चंद्रशेखर जी आ रहे हैं तो मायावती जी को डर लगा है। और वास्तव में मैं लाइटर नोट पर एक एग्जांपल कोट करके अपनी बात समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे पिज्जा होता है ना, राजनीति भी पिज्जा के जैसी होती है। पिज्जा गोल बनाया जाता है, जब भेजा जाता है आगे तो डब्बा चकोर होता है, और जब खाया जाता है तो तिकोनियां काट के खाया जाता है। और सब चीजों का अंतर में निष्कर्ष क्या निकलता है, केवल भूख मिटती है, कोई पौष्टिक समाज नहीं होता है। तो मायावती जी भी अब अपनी राजनीति को दोबारा से खड़ा करने के लिए कुछ तुरंत खुद करना है, उन्हें कोई एंटीबायोटिक का इंजेक्शन लेना है। तो इस वजह से वो दोबारा से हाथ पैर मार रही है, क्योंकि जो जगह खाली हो गई है उन बीच में आने से उनके। और मायावती जी को एक चीज बहुत क्लियरली पता होगी, देखिए उनके ऊपर डिस्प्रोपोर्शनेट असेट्स का केस लगाया गया, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली थी उन्हें। सुप्रीम कोर्ट ने क्वैश की थी वो एफआईआर 2013 में। उसके अलावा ताज कॉरिडोर का जो मुकदमा लगा था वो भी क्वैश हुई थी। ये सारा का सारा काम समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ था। इसी वजह से जो मुझे लगता है कि मायावती जी ने कैलकुलेशन जिनमें वो कोर्ट से साफ निकल कर आ रही हैं, वो महागठबंधन जो बनाया गया था, इंडिया गठबंधन बनाया गया था, उसमें नहीं गई थी। अब बीच में दिखाई दिया जाता है इस तरीके से। देखिए, मायावती जी के साथ में एक छोटा मुंह बड़ी बात होती है। ऐलान ये हर बार होता है, हर चुनाव से पहले बसपा की तरफ से ये बड़े पुरजोर तरीके से कहा जाता है कि नहीं, हम अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगे, हर सीट पर चुनाव लड़ेंगे, हम किसी के साथ नहीं है, हमारे आने से ना किसी को फायदा होता है ना नुकसान होता है, हमारी अपनी राजनीति, हमारा अपना एक एग्जिस्टेंस है। आलोक अवस्थी जी, बहन जी अब फिर से एक बार सोशल इंजीनियरिंग की तैयारी कर रही हैं, और उसके साथ ही बहुत से ऐसे नेता जो पार्टी छोड़कर कुछ कांग्रेस में चले गए, कुछ भाजपा में चले गए, कुछ सपा में चले गए, उन सबको अब वापस बुलाया जाएगा। देखिए, आप मायावती जी की पार्टी में घर वापसी लोग करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बहुजन हितों को देखते हुए 3 बार उनको मुख्यमंत्री बनाया था, और हम साथ लेके चले थे। उन्होंने हमेशा जो है हमको पीठ में छुरा भोंका। और आप देखेंगे समाजवादी पार्टी बहुत दलितों की बात कर रही है। सर्वाधिक दलित उत्पीड़न की घटनाएं समाजवादी पार्टी सरकार में हुई। स्वयं बाबा साहब अंबेडकर को भूमाफिया बताते हुए आजम खान ने टिप्पणी की थी, अखिलेश यादव बगल में खड़े होकर हंसते थे। दलित महापुरुषों के नाम पर जो संस्थान बने थे, जो जिले बने थे, उन सब के नाम परिवर्तन हटा करके अखिलेश यादव की सरकार ने किए थे। तो ये कहीं से भी दलितों के हितैषी नहीं है। मायावती जी पर जो व्यक्तिगत हमले हुए वो भी जो है समाजवादी पार्टी की सरकार के रहते हुए मुलायम सिंह जी के समय पे हुए थे। और जो वो ये कह रहे हैं कि मायावती जी को खत्म कर दिया और ये कर दिया, तो उनको पूछना चाहता हूं कि 2019 में आपने लोकसभा का चुनाव मायावती जी के साथ फिर क्यों लड़ा था, अगर मायावती जी में इतनी आपको बुराइयां दिख रही थी। मैं इतना कहना चाहता हूं, जब हम दलित राष्ट्रपति बनाते हैं, हम जब आदिवासी राष्ट्रपति बनाते हैं, तो ये सारे दल मिलकर के उसका विरोध करते हैं। बाबा साहब के पंच तीर्थों की स्थापना
भारतीय जनता पार्टी ने करी, चाहे उनकी जन्मस्थली महू हो या नागपुर में दीक्षा स्थल हो, मुंबई का इंदुमल हो या दिल्ली में महानिर्वाण स्थल हो और अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना करी। सबसे बड़ी बात कि मोदी जी ने जो यूपीआई स्कीम चलाई, वो भीम ऐप जो है वो भी जो है हमने दलितों के नाम पे छोड़ा। और हम भारतीय जनता पार्टी लगातार दलित हितों पे काम कर रही है और हम किसी भी सूरत में हम समाज के पिछड़े वर्ग को साथ में लेकर चलना चाहते हैं और हम लगातार योजना उनके उत्थान के लिए कर रहे हैं। नहीं होगा, करने से होगा। नहीं है और जो किया गया है उसको ऊंची आवाज में भाजपा बार बार कहती है और दोहराती भी है। अब बड़ा सवाल यह है कि बहन जी जिस तरीके से घर वापसी की बातें कर रही हैं और हाल ही में आप उपचुनाव को उठा करके देखिए तो जो शिफ्ट हुआ है, आप वोट शेयर के हिसाब से आकर देखिए तो दलित वोटर भाजपा की तरफ दिखा है उपचुनाव के अंदर। मानवता, समता और समानता के ध्वजवाहक श्री अखिलेश यादव जी ने 2017 में भारतीय जनता पार्टी के सामंती सत्ता के आने के बाद से दलित वर्ग के नौजवानों के लिए जितना सड़कों पर संघर्ष उन्होंने किया है उतना उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति में किसी ने नहीं किया। एक बात। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, आरक्षण खत्म किसने किया, आरक्षण की समाप्ति किसने की, आउटसोर्सिंग और निजीकरण किसने किया। अगर निजीकरण होगा, आउटसोर्सिंग होगा, आरक्षण की समाप्ति की जाएगी तो सबसे आरक्षण जवाब दीजिए। भारतीय जनता आरक्षण पर आपकी सरकार ने कार्रवाई करी थी, अखिलेश यादव की सरकार ने आरक्षण पर कार्रवाई करी थी, लोगों को डिमोट किया था। आस्था जी मैंने आस्था जी मैंने बीच में नहीं बोला है। आस्था जी आपका चर्चा बहुत सम्मानित तरीके से देखा जाता है, सुना जाता है। बीच में अपनी उम्र का लिहाज करें, इस बात का ध्यान रखें कि अगर कोई पैनलिस्ट बोल रहा है तो उसके बीच में टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। अगर ये आरक्षण पर बहस कर रहे हैं तो 69,000 शिक्षक आज के समय में दर की ठोकरें खा रहे हैं, उनके बारे में क्यों नहीं सोचा आपने? क्यों निजीकरण कर रहे हैं? क्यों आप आउटसोर्सिंग से नियुक्तियां कर रहे हैं? इसी के तो मुखालफत कर रहे हैं हम। भीम ऐप बनाने से क्या हो जाएगा? दलित हितों की रक्षा कैसे होगी? दलित हितों की रक्षा आप नहीं कर सकते, इसलिए तो दलितों से छुआछूत भेदभाव का जो सबसे बड़ा ग्राउंड पर आप नहीं दिखे दलितों के साथ, ये आरोप सपा का। आलोक जी जवाब आपका। आस्था जी आलोक जी को बोलने दीजिए, जवाब देने की बात करिए। हम सिर्फ इतना शिक्षकों की भर्तियों पे भारतीय जनता पार्टी ने आरक्षण का पूरा पालन किया। समय समय पर हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आते रहे। अगर पालन किया तो कुलपतियों की नियुक्ति में कितने दलित भाई है बता दीजिए हमको। लेकिन समाजवादी पार्टी ने तो नौकरी के नाम पे खाली जो है एक अपने सुजातीय बोर्ड बनाए थे, सुजातीय बोर्ड बना करके केवल यादवों की नियुक्तियां हो रही थी। 5 भर्ती बोर्ड आपके बनाए गए थे, 5 यादव जो है उसके अध्यक्ष थे। हाई कोर्ट ने 5 बोर्डों को भंग किया और जो हिस्ट्री सीटर और जो तड़ी पार था अनिल यादव, उसके खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी करी। अनिल यादव को आपने यूपीपीसीएस का जो है आपने बनाया। तो आप किस तरीके से बात दलितों की 20 सेकंड मनीष जी, उसके बाद में नावेद आपका रुक करूंगी बस केवल जो है 20 सेकंड मनीष जी जवाब देंगे। वजह से आपने दलितों पर उत्थान किया है। आस्था जी, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय से पूछिए कि अभी इनके लोक सेवा आयोग पर जो लोक सेवा आयोग पर चीलम आयोग का टैग लगा है, पूछिए संजय सिन्हा कौन है, किसने नियुक्त किया संजय सिन्हा का, किस तरह से नौजवानों को आंदोलन करना पड़ा, उनसे पूछिए लोक सेवा आयोग के बारे में। लोक सेवा कैसे कर रहे हैं। और आस्था जी सबसे बड़ी बात है, बहुजन हितों की रक्षा समाजवादी पार्टी और श्री अखिलेश यादव जी कर सकते हैं। हम लड़ना जानते हैं, संघर्ष करना जानते हैं, इनकी तरह से हम पीठ पीछे वार नहीं करते। ठीक है, मैं चर्चा में नावेद अयाज साहब को लाना चाहूंगी, वो बीच में डिस्कनेक्ट हो गए थे बसपा के नेता। नावेद जी, सावधानी हटी और आप देखिए अलग अलग जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी दलित वोटर्स पर नजर टिकी, आप सबके दावे सुन रहे हैं। देखिए, जहां तक दलित वोटों की बात है तो बहन जी सिर्फ दलित समाज की लीडर नहीं है। बहन जी का नारा है जो संविधान से निकला हुआ शब्द है, सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय। बहन जी संविधान की विचारधारा को मानने वाली है और सभी समाजों के हित के लिए दलित समाज के साथ। यही बात तो भाजपा भी कर रही है, यही बात कांग्रेस कर रही है, यही बात समाजवादी पार्टी कर रही है। कॉन्स्टिट्यूशन की किताब लेकर हर जगह जा रहे हैं नेता। समाजवादी पार्टी जिस चीज से भारतीय जनता पार्टी को लाभ होता है, जो भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाने की नीतियां होती है, उन पर काम करती है। आपको याद होगा 2024 में जब इंडिया गठबंधन बनाने की पहल हुई थी तो अखिलेश यादव जी के द्वारा और उनके चाचा के द्वारा बहन जी को गठबंधन का हिस्सा बनाने का विरोध किया गया था, जो मीडिया में फ्लैश हुई थी न्यूज।
और मीडिया में उस न्यूज से फ्लैश होने से पहले अगर समाजवादी पार्टी का आप दलित विरोधी चेहरा देखना चाहेंगे तो जिलों के जो नाम दलित महापुरुषों के नाम पर, बहुजन महापुरुषों के नाम पर बने हुए थे, उनका नाम बदलने का काम भी अखिलेश यादव जी ने किया था। उससे पीछे आप चले जाइए, प्रमोशन, आरक्षण में प्रमोशन की बात होती थी, आरक्षण में प्रमोशन को रोकने के लिए अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने विरोध किया था, उनकी सरकार ने विरोध किया था। तो समाजवादी पार्टी के और पीछे भी जाइएगा, गेस्ट हाउस कांड भी देखिएगा, और आप देखिए एक उर्दू, अरबी, फारसी यूनिवर्सिटी जिसका एक बहुजन महापुरुष के नाम पर नाम था, अखिलेश यादव ने उस यूनिवर्सिटी का नाम लखनऊ में बदलने का काम किया था। मनीष जी, अखिलेश यादव दलित विरोधी राजनीति के साथ भाजपा को लाभ पहुंचाने की राजनीति कर रहे हैं। ठीक है मनीष जी, इस बात का जवाब दीजिए। बहुजन समाज पार्टी ने सिलसिलेवार तरीके से आरोप लगाया, उसने भी सरकार चलाई, आपने भी सरकार चलाई। आस्था जी, नावेद जी चूंकि जो बात कह रहे हैं वो मतिभ्रम में कह रहे हैं। नावेद जी को ये पता नहीं है कि 10 वर्षों में आज समाज कहां जा चुका है। समाज के अंदर जो जागृति आई है, समाज के अंदर जो एक जनमानस में जो एक भारतीय जनता पार्टी, लेकिन वो ये पूछ के गए कि प्रमोशन में आरक्षण का विरोध किसने किया था? 2024 का समय पूरा होने जा रहा है, वो ये पूछ रहे हैं कि प्रमोशन में आरक्षण का विरोध किसने किया? प्रमोशन में आरक्षण, देखिए आस्था जी, राजनीतिक परिस्थितियों को आप भांपने की कोशिश करिए। जो भारतीय जनता पार्टी जिस समय भारतीय जनता पार्टी बहुजन समाज पार्टी को लेकर के अलग अलग तरह के विचार समाज में प्रकट कर रही थी, बहुजन समाज पार्टी अब भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ मिलकर के अपने ही समाज को खत्म करने के लिए कोशिश कर रही थी। इसी को तो हमारे नेता सबके अपने अपने दावे हैं। वक्त यही विराम लगाने की इजाजत दे रहा है, बहस आगे भी चलती रहेगी। कुल मिलाकर बहुजन समाज पार्टी ने तय किया है कि एक बार फिर से वो अपनी पार्टी में पुराने नेताओं को जोड़ेगी। आप सभी मेहमानों का बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल करने के लिए। तो मायावती ने अपना वोट बैंक वापस हासिल करने के लिए कई जतन किए हैं। पहले उत्तराधिकारी की घोषणा की, खुद फ्रंट फुट पर आकर कमान संभाली, लेकिन कोई दांव कारगर होता दिखाई नहीं दिया। दूसरी तरफ चंद्रशेखर रावण नए दलित नेता के तौर पर तेजी से उभरते दिखे, जिसके बाद अब मायावती बसपा छोड़कर जा चुके पुराने नेताओं को पार्टी में वापस लाने की तैयारी कर रही है, जिसमें कुछ बागी दागी नेताओं की घर वापसी हो सकती है। पर सवाल यह है कि वजूद के सवाल पर हाथी की ये चाल कारगर साबित होगी या नहीं, ये वक्त बताएगा। महावैस में इतना ही, खबरें जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।